पाकिस्तान का साउथ वेस्ट प्रोविंस, खंडरात, रेगिस्तान और ऊंचे पहाड़, स्मगल्ड वेपन्स, ट्राइबल आउटफिट्स और टेररिस्ट अटैक्स। साल 2021 सिर्फ एक साल में 81 टेररिस्ट अटैक्स देखे गए, जिनमें करीब 139 लोग मारे गए। बात हो रही है बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान की हिस्ट्री और बलूचिस्तान कैसे यहाँ तक पहुँचा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Pakistani military claims to have arrested the founder of the banned Baloch National Army. In Pakistan, including Tehreek-e-Taliban Pakistan or TTP and Baloch separatists, have increased their attacks in Balochistan. Reign in the insurgency, there have been countless human rights abuses, enforced disappearances in the thousands. Baloch nationalists, activists, intellectuals and journalists. China should avoid being a partner of Pakistan, the illegal occupier of Balochistan. बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। 44% लैंड कवर करता है ये और नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल। कॉपर, गोल्ड, ऑयल, कोल और नेचुरल गैस जैसे कई वैल्यूएबल रॉ मटेरियल देखने को मिलते हैं यहाँ। इसके अलावा पाकिस्तान की टोटल नेचुरल गैस प्रोडक्शन का 40% भी बलूचिस्तान ही देता है। लेकिन इस सब के बावजूद बलूचिस्तान के खुद के पास नेचुरल गैस की सप्लाई ना होने के बराबर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अंडर डेवलप्ड सूबा है और पिछले कोई करीब 70 सालों से अब तक ये बुरी तरह से इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का शिकार है। अकॉर्डिंग टू बलूचिस्तान एक्सप्रेस, यहाँ के 44% लोग इलिटरेट हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते और 60 से 65% बलोच लोकल्स अनएम्प्लॉयड हैं। क्योंकि यहाँ के हालात देखकर बिजनेस कोई करता नहीं है तो प्राइवेट जॉब्स यहाँ ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट जॉब्स ही सिर्फ एक सोर्स है नौकरी का और दूसरा करीब आधी पॉपुलेशन अनपढ़ है तो हुकूमत इन्हें वैसे ही काम नहीं देती। यहाँ के लोगों का कहना है कि बलूचिस्तान को एक सौतेले बेटे की तरह ट्रीट किया जाता है। गवर्नमेंट यहाँ कोई काम नहीं कर रही, बल्कि इसके सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट सिर्फ पंजाब में ही देखने को मिलते हैं। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट और बलूचिस्तान के बीच आज़ादी के लिए 5 कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले और हर कन्फ्लिक्ट में बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। इनमें से 4 ख़त्म हो चुके हैं और एक पिछले करीब 20 सालों से अभी तक चला आ रहा है। कहानी शुरू होती है साल 1947 पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से। इससे पहले ब्रिटिश राज के दौर में बलूचिस्तान 4 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद इन 4 में से 3 स्टेट्स यानी मकरान, लसबेला और खारान पाकिस्तान के साथ मिल गए, जबकि चौथी स्टेट खान ऑफ कैलात के रूलर अहमद यार खान ने कहा वो आज़ाद स्टेट ही रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें बहला फुसलाकर कुछ नेगोशिएशन की और अगले ही साल 27 मार्च 1948 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए गए। ये बात अहमद यार खान के भाई अब्दुल करीम को बिल्कुल हजम न हुई और इसने अपने साथ करीब 700 लोगों को मिलाकर गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर दी और कहा कि हमें नहीं मिलना पाकिस्तान के साथ, हम आज़ाद ही रहना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसके रिएक्शन में अब्दुल करीम ने साल 1950 तक कई अटैक्स करवाए पाकिस्तान की फौज पर और आखिर हुकूमत ने इसे और इसके साथ 142 साथियों को अरेस्ट करके कोयटा जेल में डलवा दिया और अब्दुल करीम का चैप्टर हो गया खत्म। लेकिन इसके बाद वक्फे से आज़ादी के लिए एक के बाद एक नया कन्फ्लिक्ट होने लगा इन मिलिटेंट्स का गवर्नमेंट के खिलाफ। अब्दुल करीम के बाद दूसरा कन्फ्लिक्ट हुआ साल 1958 में, जो शुरू किया नवाब नौरोज खान ने, जिन्हें बाबू नौरोज के नाम से भी जाना जाता था। बलूचिस्तान में उस वक्त जहरी ट्राइब्स रहा करते थे। ये ट्राइब एक तरह का कबीला था और नौरोज खान इसको लीड कर रहे थे। कबीले के सारे फैसले यही किया करते थे। अब उस दौर में ईस्ट पाकिस्तान यानी जो आज बांग्लादेश है वो एक सिंगल बॉडी हुआ करता था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान जो आज पूरा पाकिस्तान है ये 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा ने साल 1955 में एक 1 यूनिट प्रोग्राम पास करवाया। इस प्रोग्राम में इन चारों प्रोविंसेस को मर्ज करके ईस्ट पाकिस्तान की तरह एक सिंगल बॉडी बनाया जाएगा और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को काफी हद तक लिमिट करना होगा। यानी प्रोविंसेस आजादी से पहले अपने फैसले खुद ले सकते थे, लेकिन अब क्योंकि ये एक सिंगल बॉडी होंगे तो गवर्नमेंट ही इनके सारे फैसले करेगी। अब इस स्कीम से नौरोज खान अलर्ट हो गए कि गवर्नमेंट उनके मामलात में भी कहीं इंटरफेयर ना करना शुरू कर दे। ये सोचते हुए इन्होंने भी अपने साथ कुछ कबीले के लोग इकट्ठे किए और अब्दुल करीम की तरह बगावत कर दी कि हमें भी आज़ादी दो, हमें
में नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। करीब एक साल यानी 1958 से 1959 तक नौरोज खान और इनके साथ करीब 1000 सेपरेटिस्ट ने एक गोरिल्ला वार लड़ी। नौरोज खान ने यह गोरिल्ला वार पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ी और आखिर आर्मी ने इन्हें और इनके साथ कुछ सेपरेटिस्ट को अरेस्ट करके हैदराबाद जेल में डाल दिया। नौरोज खान के 5 फैमिली मेंबर्स यानी उनके बेटे और भतीजों को पाकिस्तान फौजियों के कत्ल के जुर्म में फांसी दे दी गई और 1965 जेल में इनकी भी मौत हो गई। इन पहले 2 कन्फ्लिक्ट्स के बाद से ये बलोचिस्तान की आज़ादी का इशू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। 1960s के बाद से काफ़ी नई सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स देखने को मिली क्योंकि वक्त के साथ साथ बलोचिस्तान के लोग ये समझ चुके थे कि उनके घर का खाना साथ वाले घर को दिया जा रहा है जबकि घर के बच्चे खुद भूखे मर रहे हैं। और यहाँ से शुरू हुआ तीसरा कन्फ्लिक्ट जिसमें इन सब सेपरेटिस्ट को लीड कर रहे थे मारी ट्राइब के हेड शेर मोहम्मद बिजरानी मारी। बिजरानी पहले के सेपरेटिस्ट के मुकाबले काफ़ी होशियार इंसान थे। इन्होंने गवर्नमेंट से 1 यूनिट प्रोग्राम खत्म करने के साथ साथ नेचुरल गैस से जनरेट होने वाले रेवेन्यू का कुछ शेयर सब ट्राइबल लीडर्स में डिवाइड करने की डिमांड की, लेकिन हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया और इसके रिएक्शन में बिजरानी ने कई हमले शुरू किए। बिजरानी वो पहले बलोच थे जिन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट मॉडर्न गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। क्योंकि बलोचिस्तान एक पहाड़ी इलाका है तो बिजरानी ने बड़ी चालाकी से इन पहाड़ों में अपनी खुफिया मिलिटेंट बेसिस बनाई। शुरू में इन मिलिटेंट्स ने बलोचिस्तान में काफी उधम मचाया। इन्होंने वहां पर मौजूद आर्मी कैंप्स पर हमले किए, कई रेलवे ट्रैक्स पर धमाके किए और फौज इन्हें पकड़ने में नाकाम रही क्योंकि ये सब पहले के मिलिटेंट्स की तरह जमीन पर नहीं रहते थे, बल्कि ये अटैक्स करने के बाद पहाड़ों के अंदर अपनी बेसिस में छुप जाते थे क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो आर्मी जीप्स वहां आसानी से पहुंच जाती। लेकिन बिजरानी की ये चाल ज्यादा अरसा ना चल सकी क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने भी आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों पर अपनी बेसिस बनाना शुरू की और फिर इन मिलिटेंट्स की बेसिस को ढूंढकर आर्मी ने इन्हें एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। और आखिर जब बिजरानी को लगा कि अब मजीद नहीं छुपा जा सकता तो इन्होंने हथियार डाल दिए। 6 साल ये कन्फ्लिक्ट चला। 1963 में शुरू हुआ और 1969 में सीज फायर पर यह जंग खत्म हुई। अगले साल 1970 में याहिया खान जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे उन्होंने 1 यूनिट पॉलिसी को खत्म कर दिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसके बाद बलोचिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान के चौथे सूबे की हैसियत से देखा जाने लगा जिसमें पहले के सारे प्रिंसली स्टेट्स और गवादर भी शामिल था। इंटरेस्टिंगली गवादर शुरू से पाकिस्तान के पास नहीं था बल्कि 1958 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फिरोज खान नून ने 5.5 बिलियन रुपए में सुल्तान ऑफ ओमान से खरीदा। यानी गवादर 1958 के बाद से पाकिस्तान का हिस्सा बना, इससे पहले ये ओमान की टेरिटरी में आता था। खैर अपने टॉपिक पर वापस आए तो 1973 में शुरू हुआ चौथा कन्फ्लिक्ट। 1 यूनिट पॉलिसी खत्म होने के बाद भी बलोच सेपरेटिस्ट वक्फे से अटैक करते रहे आर्मी कैंप्स पर और इस दफा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो ने इन सेपरेटिस्ट को रोकने की बजाय सीधा कुछ ओपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करवाया क्योंकि इनका मानना था कि ये ट्राइबल्स और ओपोजिशन लीडर्स ही इन सेपरेटिस्ट को भड़काते हैं। और इन सबको अरेस्ट करने के बाद भुट्टो ने मार्शल लॉ लगा दिया बलोचिस्तान में। इसके अलावा भुट्टो ने सरदारी सिस्टम को भी खत्म किया। सरदारी सिस्टम जैसे आमतौर पर गाँव देहातों में पंचायत होती है, इसी पंचायत को बलोचिस्तान में सरदारी सिस्टम कहा जाता है। इस सब के बाद शुरुआत हुई एक सेपरेटिस्ट ग्रुप BPLF बलोचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट की, जिसको लीड कर रहे थे नवाब खैर बख्श मारी और इस फेडरेशन को सपोर्ट किया जा रहा था इराक की तरफ से। 10 फरवरी 1973 में पाकिस्तान पुलिस ने इस्लामाबाद में मौजूद बगदाद एम्बेसी पर रेड की जहां इन्हें वेपन्स, एम्यूनेशंस और ग्रेनेड्स के कई क्रेट्स मिले जिन पर फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ बगदाद की स्टैंप्स थी। इसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने इराक के एम्बेसडर हिकमत सुलेमान को वापस इराक भेज दिया क्योंकि पाकिस्तान अब समझ चुका था कि इराक इन बलोच मिलिटेंट्स को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इराक को क्या मिला पाकिस्तान में ये सब करवा के। असल में इराक पाकिस्तान को नहीं, बेसिकली ईरान को टारगेट कर रहा था। बलोचिस्तान का कुछ पार्ट ईरान की टेरिटरी में आता है जो ईरान का प्रोविंस है और इसे सिस्तान का नाम दिया गया है। इराक BPLF को वेपन्स और फंडिंग कर रहा था ताकि बॉर्डर पर सिस्तान के बलोच भी ईरान में आज़ादी के लिए वैसे ही खून खराबा करें जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। दूसरी तरफ जब ईरान को ये बात पता चली तो इसने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इमेजिन करें कि जंग इराक और ईरान की और भुगतना पाकिस्तान को पड़ रहा था। खैर इराक ने इन सेपरेटिस्ट को वेपन्स दिए और इसके साथ साथ बगदाद ने बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का एक बाकायदा ऑफिस भी बनाया जहां बैठ के इराक के स्पाई एजेंट्स इन सब की प्लानिंग और फंडिंग किया करते थे।
दूसरी तरफ ईरान ने पाकिस्तान को जंग के लिए कोबरा हेलीकॉप्टर्स, पायलट्स और कुछ सोल्जर्स दिए, जिसकी वजह से सिस्तान इस वार से अफेक्ट नहीं हुआ। 70,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स और 55,000 मिलिटेंट्स ने 4 साल ये जंग लड़ी, जिसमें 5,000 मिलिटेंट्स और 3,000 सोल्जर्स मारे गए और आखिर 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो की हुकूमत गिराकर मिलिट्री कू लगाया और हालात को अपने काबू में लिया। ज़ियाउल हक के दौर के बाद से करीब 25 साल तक हालात काफी हद तक बेहतर रहे और फिर आया साल 2005 जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर, जब एक फीमेल डॉक्टर शाजिया खालिद का रेप किया गया। शाजिया खालिद खुद एक वुमेन्स ह्यूमन राइट एडवोकेट होने के साथ साथ PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी में एक डॉक्टर थी। 3 जनवरी की रात इनकी कंपनी के हॉस्टल रूम में एक अनजान आदमी आता है, इन्हें रस्सी से बांधकर मारता पीटता है और रिपीटेडली इनका रेप करता है। डॉक्टर शाजिया इस अनजान इंसान को आइडेंटिफाई करती हैं कैप्टन हमाद के नाम से। और एक बात तो तय है कि PPL एक हेवीली गार्डेड गवर्नमेंट नेचुरल गैस प्लांट था। यहाँ पर एक आम आदमी का आधी रात में फीमेल हॉस्टल तक जाना बहुत मुश्किल बात थी। शाजिया खालिद ने अपने हस्बैंड जो उस वक्त लीबिया में जॉब कर रहे थे उन्हें इन्फॉर्म किया, जिसके बाद वो पाकिस्तान पहुंचे और कैप्टन हमाद के खिलाफ केस फाइल किया। और बजाय इसके कि इन्हें इंसाफ मिलता, केस फाइल करने के बाद इन्हें 2 महीने तक पुलिस और आर्मी की अनऑफिशियल प्रोटेक्शन में हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जहां इन्हें किसी भी डॉक्टर, लॉयर या विजिटर से मिलने की इजाजत नहीं थी। इसके बाद 18 मार्च 2005 को डॉक्टर शाजिया और इनके हस्बैंड को पाकिस्तान छोड़कर लंदन जाने पर मजबूर किया गया और वहां उन्होंने BBC को अपने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्हें पाकिस्तान में हर रोज थ्रेट किया जाता था, जिसकी वजह से इन्हें पाकिस्तान छोड़कर आना पड़ा। ये सब कुछ हो जाने के बावजूद भी पाकिस्तान में ज्यादा खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन हालात तब खराब हुए जब खुद जनरल परवेज मुशर्रफ ने नेशनल टेलीविजन पर कैप्टन हमाद को डिफेंड करते हुए कहा कि ही इज नॉट गिल्टी। इस स्टेटमेंट के बाद पॉलिटिशियंस और ह्यूमन राइट लॉयर्स दोनों ने मुशर्रफ को काफी क्रिटिसाइज किया और मिलिटेंट्स को भी अब अपना हाथ साफ करने का मौका मिला। बलूचिस्तान में बुगटी ट्राइब के लीडर नवाब अकबर खान बुगटी और खैर बख्श मारी के बेटे मीर बलाच मारी ने मुशर्रफ की इस स्टेटमेंट की वजह से बलूचिस्तान से गैस की सप्लाई बंद कर दी और डिमांड की कि इन्हें बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का ज्यादा कंट्रोल दिया जाए और गवर्नमेंट यहाँ मिलिट्री बेसिस बनाना बंद करे। इसके अलावा डॉक्टर शाजिया से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई, यानी डॉक्टर शाजिया का केस सिर्फ एक बहाना था। इनका असल मकसद वही था जो सालों से चला आ रहा है और पहले की हुकूमतों की तरह मुशर्रफ ने भी इनकी बिल्कुल नहीं सुनी और अब की दफा भी वही दंगे फसाद देखने को मिले मिलिटेंट्स की तरफ से। और 2006 में आर्मी ने अकबर खान बुगटी को कत्ल कर दिया क्योंकि बुगटी पर कई हमले, ब्लास्ट और प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ पर रॉकेट अटैक का चार्ज भी था गवर्नमेंट की तरफ से। साल 2006 में US केबल विकीलीक्स का कहना था कि बुगटी ट्राइब के पीछे किसी दूसरे मुल्क की सपोर्ट थी और ये मुल्क थे इंडिया और अफगानिस्तान। साल 2007 में उस वक्त बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लीडर बलाच मारी को जब कत्ल किया गया तो ये अफगानिस्तान की प्रोटेक्शन में थे। बलाच मारी के बाद असलम बलोच जब एक सुसाइड बॉम्बिंग में मारे गए तो खुद अफगानिस्तान ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज की जिसमें उन्होंने बताया कि असलम बलोच के साथ साथ कई और मिलिटेंट्स को पनाह दी गई अफगानिस्तान के अंदर। जबकि दूसरी तरफ इंडिया ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रहा और इसका बलूचिस्तान में हो रहे अटैक्स के पीछे कोई हाथ नहीं। लेकिन भारत का रोल साफ नजर आने लगा जब साल 2016 में रॉ एजेंट कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया और वहां इसने खुद एक्सेप्ट किया कि ये रॉ का एजेंट था और इसने बलोच लिबरेशन आर्मी को इंडिया की तरफ से सपोर्ट करते हुए बलूचिस्तान और कराची में कई हमले भी करवाए। My cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. Ever since, I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. खैर अपने टॉपिक पर वापस आए तो बुगटी के बाद से अभी तक बलूचिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच हालात ठीक नहीं हो पाए, बल्कि अब इन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स और इनके हमलों की तादाद और भी बढ़ चुकी थी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, लश्कर बलूचिस्तान और बलोच झलवान टाइगर्स जैसे कई एक्टिव सेपरेटिस्ट ग्रुप मौजूद हैं आज भी बलूचिस्तान में, जिनका सिर्फ एक ही स्लोगन है आज़ादी, जो कि गवर्नमेंट इन्हें देना नहीं चाहती और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप सबके सामने हैं। पिप्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 सिर्फ एक साल में करीब 80 टेररिस्ट अटैक्स दिखे गए इन सेपरेटिस्ट की तरफ से। इसके साथ साथ अब मिलिटेंट्स CPEC पर काम कर रहे चाइनीज वर्कर्स पर भी अटैक कर रहे हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना इस चीज़ को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करने वाला और इसी के नतीजे में रिसेंटली 7 अप्रैल 2023 को पाकिस्तान आर्मी ने क्लेम किया कि इन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप बलोच नेशनल आर्मी के लीडर गुलजार इमाम को अरेस्ट कर लिया है।
और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के साथ एक मीटिंग भी की और इस कमेटी ने अनाउंस किया कि ये बलूचिस्तान में इन मिलिटेंट्स के खिलाफ जल्द ही एक ऑल आउट ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं। और यकीनन इस स्टेटमेंट के बाद ये सब ग्रुप्स भी अब चुप नहीं बैठने वाले, क्योंकि इस बार प्रेशर इन मिलिटेंट से ज्यादा पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर है। गवर्नमेंट पहले ही बदतरीन इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मुल्क बैंकरप्सी के किनारे पर है, लोन देने को कोई तैयार नहीं है, ऊपर से चाइना के प्रेशर में आकर ये ऑल आउट ऑपरेशन की अनाउंसमेंट करना, या तो ये स्टेटमेंट पैनिक होकर दी गई है या फिर लोन लेने की कोई नई स्कीम है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पंजाब की तरह बलूचिस्तान में भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू करे, यहाँ की एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर फोकस करे, या फिर यहाँ से निकाले जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का कुछ शेयर इन्हें दे, वरना सालों से चली आ रही इस आज़ादी की जंग में हर साल हजारों बेगुनाह ऐसे ही मरते रहेंगे। दोस्तों, बलूचिस्तान और गवर्नमेंट के बीच आगे हालात क्या मोड़ लेते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय।